अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की गतियों के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। पृथ्वी की गतियां, जिसे अंग्रेजी में हम लोग मोशन ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो याद रखना, पृथ्वी की गति जो है दो प्रकार की है। पृथ्वी जो है दो प्रकार से गति करती है। पहला जो है उसे हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। पहला क्या है? घूर्णन गति है, जिसे अंग्रेजी में रोटेशन कहा जाता है। और दूसरी जो गति है उसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं, जिसे रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आइए एक एक गति के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग पृथ्वी के घूर्णन गति के बारे में अध्ययन करेंगे। घूर्णन गति को अंग्रेजी में जो है रोटेशन कहा जाता है। तो क्या है घूर्णन गति? आइए इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की भांति गोल गोल घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। तो घूर्णन गति किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर यानी अपने ही जगह पर लट्टू की भांति गोल गोल घूमती है। जिस प्रकार लट्टू अपने जगह पर गोल गोल घूमती है, ठीक उसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है। अपने ही जगह पर गोल गोल घूमने को क्या कहा जाता है? घूर्णन कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा घूर्णन किसे कहते हैं, तो याद रखना, आप क्या बताओगे? पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की भांति गोल गोल घूमना क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो हमारी जो पृथ्वी है कैसी घूमती है? तो याद रखना, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इधर होता है पश्चिम और इधर होता है पूर्व। तो हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। तो याद रखना, हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। कैसे घूमती है? जैसे लट्टू अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, ठीक उसी प्रकार अपने अक्ष पर, यहाँ पे देख रहे हो ए क्या है? अक्ष है। तो इसी अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ हमारी पृथ्वी क्या करती है? अपने ही जगह पर गोल गोल घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का वक्त लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में यानी कि अपने जगह पर एक बार घूमने में कितना समय लगाती है या कितना वक्त लगाती है? तो याद रखना, लगभग 24 घंटे का वक्त लगाती है। वैसे जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में जो है 4 सेकंड में जो है पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए इसे क्या बोलते हैं? 24 घंटा बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? लगभग। तो याद रखना, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का वक्त लगाती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होती है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर दिन रात किस गति के कारण होती है? तो याद रखना, पृथ्वी पर दिन और रात जो है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होती है। कैसे होती है आप इसको जरा समझ लो। पृथ्वी पर घूर्णन गति के कारण दिन और रात कैसे होती है? तो मान लेते हैं ये हमारा टॉर्च है। टॉर्च का मतलब हो गया हमारा सन यानी सूर्य हो गया, और यहाँ पे मैं पृथ्वी बना देता हूँ। तो यहाँ पे जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, यहाँ पे मान लेते हैं सीधा भाग हो गया। तो सूर्य की रोशनी जिस भाग पर पड़ती है, तो यहाँ वाले इस भाग पे क्या हो जाएगा? इस वाले भाग पे दिन रहेगा, और इस वाले भाग पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? रात रहेगा। तो पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती रहती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के जो भाग सामने आता है वहां पे क्या हो जाता है? दिन होता है। और जो रात सूर्य के पीछे चला जाता है वहां पे क्या हो जाता है? रात हो जाता है।
तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के किस गति के कारण जो है दिन और रात होती है, तो याद रखना घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर क्या होती है, दिन और रात होती है। परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो याद रखना पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर क्या होती है, दिन और रात होती है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। तो याद रखना घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर गोल गोल घूमने के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, दिन और रात होता है। इसीलिए इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। क्लियर हुआ? आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे परिक्रमण गति किसे कहते हैं। परिक्रमण गति को अंग्रेजी में रेवोल्यूशन कहते हैं। तो यहां पे ध्यान दो, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण गति कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर अपने ही जगह पर लट्टू की भांति गोल गोल घूमती है, और अपने ही जगह पे घूमने के साथ साथ क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी क्या करती है, मान लेते हैं सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, इसी गति को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं, और इसे ही अंग्रेजी में हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का वक्त लगाती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, तो याद रखना 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लगाती है। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए क्या बोलते हैं, पृथ्वी जो है 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। समझ में आ गया? तो पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो याद रखना 365 दिन 6 घंटे का वक्त लगाती है। इस गति को हम लोग वार्षिक गति भी कहते हैं। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 365 दिन। और हमारा जो एक वर्ष है, एक साल है, कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है। इसीलिए पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी जो परिक्रमण गति है, इस गति को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना इस गति को हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। यानी जब हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो कितने समय में लगाती है, एक साल में लगा लेती है। एक साल में कितने दिन होते हैं, तो याद रखना 365 दिन। इसीलिए हम लोग परिक्रमण गति को क्या कहते हैं, वार्षिक गति भी कहते हैं। याद रखना पृथ्वी जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो देख रहे हो यहाँ पे वृत्त कैसे होता है, पूरी तरह से गोल होता है ना। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार रास्ते पर है। देख रहे हो यहाँ पे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, तो ये जो दीर्घ है, दीर्घ मतलब फैला हुआ है। तो पृथ्वी जो है सूर्य का चारों ओर जो चक्कर है, एक दीर्घ वृत्ताकार रास्ते पर क्या करती है, चारों ओर घूमती है। तो परीक्षा में ये पूछा जाता है, तो थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, आगे समझते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही पृथ्वी पर क्या होती है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो याद रखना परिक्रमण गति के कारण ही पृथ्वी पर क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आगे मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा और एक डायग्राम बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इसको याद भी कर लोगे। मुझे यकीन है कि आप परिक्रमण गति समझ गए होंगे। आइए अब आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे प्रदीप्ति वृत्त यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दो। यहाँ पे हमारा हो गया, एक टॉर्च बनाऊंगा, टॉर्च को हम लोग सूर्य मान लेते हैं, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा पृथ्वी। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। यहाँ पे मैंने बना दिया पृथ्वी। ये मान लेते हैं सूर्य की रोशनी है। ये जो टॉर्च है हमारा क्या है, सूर्य की रोशनी है। और यहाँ पे एक मैं सीधा लाइन खींच देता हूँ। तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर जिस वाले भाग पे पड़ेगी, जैसा मैंने पहले बताया, वहां पे क्या होता है, दिन होता है। और जिस वाले भाग पर नहीं पड़ती है, वहां पे क्या होता है, रात होता है। तो जब
सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो एक यहाँ पे काल्पनिक जो है रेखा बन जाती है, जो दिन और रात को क्या करती है, विभाजित करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की रोशनी आ रही है, तो इस वाले भाग पे देख रहे हो, इस वाले भाग पे दिन है और इस वाले भाग पे क्या है, रात है। तो यहाँ पे जो एक काल्पनिक रेखा बनती है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, इसी रेखा को हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। आप इसको लिखोगे कैसे, तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो आप इसे कैसे लिखोगे, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को क्या करती है, विभाजित करती है, उस वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, उस वृत्त को हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। मुझे यकीन है कि आप इसको समझ गए होंगे। आगे समझते हैं, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। इसमें बच्चे बहुत डाउट रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सीधा होता है तो अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, और ऐसे ही क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक इसी प्रकार, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होती है, ये सीधा है, ऐसे क्या है, 23.5 डिग्री पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और ऐसे ही क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो थोड़ा सा आप इसको समझ लो। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो आप क्या लिखोगे, 23.5 डिग्री लिखोगे। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, तब आप 66.5 डिग्री लिखोगे। आप इसको जरा समझो, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं पृथ्वी बना देता हूं, यहाँ पे हो गया पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऐसे ही पृथ्वी क्या करती है, गोल गोल घूमती है, और गोल गोल घूमने के साथ ऐसे ही क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। तो अगर मैं मान लेता हूं सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी पर पड़ती है, तो उस हिसाब से जो सीधा लाइन रहेगा, जो प्रदीप्ति वृत्त बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इस वाले लाइन पे जो इधर हो जाएगा हमारा दिन, और यहाँ पे हो जाएगा रात। तो ए वाले भाग में देख रहे हो, ए वाले भाग में 23.5 डिग्री जो है क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। क्योंकि जो पृथ्वी का समतल है, यानी सीधा, अगर हम लोग पृथ्वी को झुका ना मान के सीधा मान लें, तो पृथ्वी का जो तल रहेगा ए हो जाएगा समतल। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम लोग 90 में से 23.5 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो याद रखना 66.5 डिग्री आ जाएगा। तो इसीलिए पृथ्वी जो है अपने तल पर यानी समतल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ पे आप देखोगे 66.5 डिग्री कोण बन रहा है। इस वाले भाग में देख रहे हो, ए वाला जो भाग है ये कितना है, 66.5 है, और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई, 23.5। आप इसको यहाँ पे समझो डायग्राम में। तो ये देख रहे हो पृथ्वी का कक्षीय तल है। अगर हम लोग पृथ्वी को सीधा कर दें, टेढ़ा ना करें, तो इस प्रकार से पृथ्वी क्या होगी, सीधा होगी। और एक यहाँ पे पृथ्वी के कक्षी का समतल लंब जो सीधा रहेगा इस प्रकार बनेगा, यहाँ पे बनेगा। क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यानी यहाँ पे पृथ्वी का झुकाव हो गया ए वाले भाग में। तो पृथ्वी यहाँ से झुकी हुई है, तो ए वाला भाग जो है ए 23.5 डिग्री क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगर हम लोग बात करें इसके जो कक्षीय सतह है वहां से कितना कोण बनता है, तो याद रखना पृथ्वी का ए कक्षीय समतल है, इसे हम लोग कक्षीय सतह भी बोलते हैं, यानी पृथ्वी यहाँ पे सीधा हो जाती है। अगर हम पृथ्वी को सीधा कर दे, झुकाए ना, तो यहाँ पे पृथ्वी सीधा होगी। तो यहाँ पे जो है कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, तो आप इस प्रकार लिखना ताकि गलत ना हो। आप लिखना पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट था, अच्छे से मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। आगे समझते हैं उत्तर अयनांत, जिसे अंग्रेजी में हम लोग समर
सोलिस्टिस कहते हैं। तो क्या है, जरा आप यहाँ पे ध्यान दो। 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। तो पृथ्वी की बात करूं मैं, यहाँ पे मैं पृथ्वी बना देता हूं, ठीक है। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ए हो गया हमारा विषुवत रेखा, और ए हो गया कर्क रेखा, और ए हो गया मकर रेखा। अभी विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को, विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ए हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर वाले आधे भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो 21 जून को क्या होता है, याद रखना, 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे मैं सूर्य बना देता हूं, यहाँ पे सूर्य की रोशनी, ठीक है। तो 21 जून को जो है ये पृथ्वी क्या है, सीधी नहीं है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है 21 जून को जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। आप देख रहे हैं सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य की तरफ झुकी हुई है। कब झुकी हुई होती है, 21 जून को, याद रखना। तो 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अब हमारी पृथ्वी जो है झुकी हुई है किसके तरफ, सूर्य के तरफ, जिसके कारण जो सूर्य की किरणें है कहाँ पे, कर्क रेखा है। ये वाला जो है कौन सा रेखा है, एक कर्क रेखा है, जिसके कारण सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। याद रखना 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। पृथ्वी के इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। तो उत्तर अयनांत किसे कहते हैं, आप कैसे परिभाषित करोगे, तो आप बता देना 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें जो है सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है। पृथ्वी के इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। जब हमारा उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका रहेगा, तो ऐसी पृथ्वी की अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर अयनांत यानी समर सोलिस्टिस कहते हैं। क्लियर हुआ, थोड़ा आप आगे समझ लो। उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ झुका होने के कारण इन क्षेत्रों में क्या होता है, ऊष्मा प्राप्त होता है। ऊष्मा का मतलब क्या है, ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। अभी उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो जिसके कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तर भाग में गर्मी का मौसम होता है। जब पृथ्वी जो है उसका उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ रहेगा, तब उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा, तो याद रखना गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, तो याद रखना 21 जून को होती है। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होता है, तो याद रखना गर्मी का मौसम होता है। क्लियर हुआ, आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे दक्षिण अयनांत यानी विंटर सोलिस्टिस क्या होता है। तो ध्यान दो, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। जो मैंने डायग्राम बनाया था उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सूर्य बना देता हूँ, ये हमारा सूर्य है। डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, ये पृथ्वी हो गया और ये पृथ्वी का अक्ष हो गया यानी झुकाव हो गया, ये विषुवत वृत्त हो गया, ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया, और ये सूर्य की किरणें, और ये नीचे वाला भाग ये हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध है, ये देख रहे हो नीचे वाला भाग क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध जो है किसकी तरफ झुका हुआ है, देख रहे हो पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है, यानी दक्षिणी जो गोलार्ध है वो किसकी तरफ है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं, तो याद रखना मकर रेखा पर। तो ये हो गया मकर रेखा, मकर रेखा।
तो 22 दिसंबर को जो है सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है? मकर रेखा पर पड़ती है। पृथ्वी के इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के तरफ झुका होने के कारण इन क्षेत्रों में जो है क्या होता है? उष्मा अधिक प्राप्त होता है। इसलिए विषुवत वृत्त के दक्षिणी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो याद रखना, 22 दिसंबर की बात किया जाए तो 22 दिसंबर में जो है उत्तरी गोलार्ध में, भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होता है? ठंडी का मौसम होता है। अगर हम लोग दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को कौन सा मौसम होता है? गर्मी का मौसम होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, इसलिए जो सूर्य की किरणें हैं सीधा मकर रेखा पर पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। ऊष्मा प्राप्त होने के कारण यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? तो याद रखना 22 दिसंबर को होती है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या लिखा है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? क्रिसमस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गर्मी के मौसम में किस जगह पर क्रिसमस मनाया जाता है। तो अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में है और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत में 25 दिसंबर को क्या होता है? ठंडी का मौसम होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? 25 तारीख को ही मनाया जाता है, लेकिन वहां पे कौन सा मौसम होता है? गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि उस समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मौसम होता है? गर्मी का मौसम होता है। थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यदि उत्तरी गोलार्ध में, अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम है तो याद रखना दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ठंडी का मौसम होगा। अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी चल रही है तो उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मौसम होगा? याद रखना ठंडी का मौसम होगा। अगर मान लेते हैं उत्तरी गोलार्ध में अगर ठंडी का मौसम चल रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? गर्मी का मौसम चल जाएगा। हमेशा उल्टा होता है, अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी रहेगी, अगर यहाँ पे ठंडी है तो यहाँ पे गर्मी रहेगी। क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे विषु, जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं। तो क्या है आइए समझते हैं। तो साल में 2 दिन याद रखना, एक 21 मार्च को याद रखना और एक 23 सितंबर को याद रखना। सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती है? याद रखना विषुवत वृत्त पर पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है सीधा कहाँ पे पड़ती है? विषुवत वृत्त पर पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। विषुव में क्या होता है? यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये पृथ्वी, यहाँ पे मैं सूर्य बना देता हूँ। ये सूर्य हो गया, ये भी पृथ्वी, ये भी पृथ्वी। पृथ्वी ऐसे से क्या करती है? सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पे देख रहे हो सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ेगी, यानी कि कर्क रेखा पे पड़ेगी। यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पे पड़ेगी। और जब 2 दिन की बात करूँ, सूर्य की किरणें यहाँ सीधा कहाँ पे पड़ेंगी? विषुवत रेखा पे। यहाँ पे भी विषुवत रेखा पे पड़ेगी। यानी जब सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उस समय पृथ्वी का कोई भी जो ध्रुव है वो सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है, पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है। तो जब घूमते हुए यहाँ से यहाँ पे आती है और घूम के यहाँ पे आती है, तो ये 2 दिन, यानी ये 2 दिन कौन? एक 22 मार्च और एक 23 सितंबर को याद रखना सूर्य की किरणें जो है कहाँ पे पड़ती है? सीधा विषुवत रेखा पर पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। यानी जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे, दिन और रात बराबर होने का मतलब क्या रहेगा?
12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे का रात होगा। कब होता है 12 घंटे का दिन और रात? तो याद रखना साल में 2 दिन होता है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। इसी ही को ही हम लोग क्या कहते हैं? विषुव यानी इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल, जहां पे दिन और रात बराबर होते हैं। थोड़ा आपको ध्यान देना है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होता है? तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध जो है भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होता है, यानी ठंडी का मौसम शुरुआत होने वाला होता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ऋतु रहेगा? बसंत ऋतु रहेगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। 21 मार्च को क्या होता है? 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा? शरद ऋतु रहेगा। तो याद रखना जब उत्तरी गोलार्ध में शरद रहेगा तो दक्षिणी में बसंत रहेगा, और जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा? शरद ऋतु रहेगा। ये थोड़ा डेट को याद रखना, 23 सितंबर और 21 मार्च को। मैं आपको इसको पूरा डायग्राम में समझा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है लीप वर्ष क्या है? तो आप इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हो, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? तो हम लोग सुविधा के लिए 365 दिन बोलते हैं, लेकिन आपको मालूम हो चुका है कि पृथ्वी को, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को ही हम लोग एक साल कहते हैं। तो आपको मालूम है पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लगता है। तो हम लोग सुविधा के लिए इस 6 घंटे को क्या कर दिए? बाहर कर दिए। तो हम लोग एक साल में 365 दिन बताते हैं, लेकिन हर 4 साल में क्या होता है? हर 4 साल में जो साल है वो 366 दिन का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे ध्यान दो। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और सुविधा के लिए इस 6 घंटे को हम लोग नहीं जोड़ते हैं, लेकिन यही 6 घंटे क्या है? हर 4 साल में 6 गुणे 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 घंटे बन जाएगा। और 24 घंटे का मतलब है एक दिन। तो एक दिन हम लोग क्या करते हैं? हर 4 साल में एक दिन फरवरी में जोड़ देते हैं। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है? याद रखना 29 दिन का होता है, इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है। तो जिस वर्ष जो 366 दिन का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था कि लीप वर्ष क्या होता है। तो याद रखना ऐसा वर्ष जो 366 दिन का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। कौन सा लीप वर्ष रहेगा आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो जो ईयर चल रहा है, जैसे 2024 चल रहा है, उसको आप क्या करना? 4 से डिवाइड कर देना। अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो समझ लेना वो क्या है? वो आपका लीप वर्ष रहेगा। यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर बताए नहीं। अभी 4 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 24 है? 4 अंक 24, मतलब 4 के पहाड़ा में 24 आ रहा है, पूरी तरह से विभाजित होगा। अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो यानी 2024 क्या है? लीप वर्ष है। हम लोग का जो 2024 है वो कितने दिन का रहेगा? याद रखना 366 दिन का रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फरवरी में जो है एक दिन जुड़ गया है। किसके कारण जुड़ा? आपको मैंने बता दिया है। अब मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम से आप कैसे इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। इसी डायग्राम से मैंने जो पूरा पढ़ाया आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। तो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे ए देख रहे हो, ए है, ए हो गया हमारा विषुवत रेखा, और ए वाला जो भाग है ए है कर्क रेखा। और विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो याद रखना 21 जून को क्या होता है? उत्तर आयनांत होता है। और उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होता है? गर्मी का ऋतु होता है। तो दक्षिणी में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में जो रहेगा शीत ऋतु होगा। तो जब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे पड़ेगी? कर्क रेखा पे पड़ेगी,
वो कब पड़ती है, याद रखना 21 जून को। 21 जून को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम होता है, तो याद रखना गर्मी का मौसम होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, याद रखना शीत ऋतु होता है। तो पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती हुई जब यहाँ पे पहुंच जाएगी तो आप देख सकते हो कि पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये वाला भाग जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ेंगी, मकर रेखा पे पड़ती है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। तो कब पड़ती है, याद रखना 22 दिसंबर को। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। इस समय जो रहेगा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ऋतु रहेगा, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम रहेगा। फिर पृथ्वी घूमती हुई यहाँ पे पहुंच जाती है। जब यहाँ पे पहुंचेगी तो कब पहुंचेगी, याद रखना 21 मार्च को। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में जो है बसंत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होता है, शरद ऋतु होता है। और फिर हमारी पृथ्वी ऐसे घूमती हुई जब इस अवस्था में आ जाती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे पड़ती हैं, विषुवत वृत्त पे। यहाँ पे भी कहाँ पे पड़ेगी, सीधा विषुवत वृत्त पे। यानी पृथ्वी का कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ इस अवस्था में झुका नहीं होता है। इसलिए दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का रात होगा। तो 23 सितंबर को भी क्या होता है, विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है 23 सितंबर को कौन सा ऋतु होता है, बसंत ऋतु होता है। मुझे यकीन है कि आप पृथ्वी की गतियों को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 12 तक का जो सीरीज है उसे स्टार्ट किया हूं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।